Hello everyone, you're welcome to my Professor Note, your English Literature Competitive Exam Preparation platform. My name is Bhupesh Sharma. Here in this video, we're going to analyze the questions of our research and methods and materials in English unit. These are the questions which were asked in the June 2025. The very first question is from the Modern Language Association chapter. Right, this is your citation style. द लेटेस्ट एडिशन इज द 9th एडिशन और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग ऑफ डेट एंड टाइम इन बॉडी ऑफ थीसिस राइटिंग अकॉर्डिंग टू एमएलए हैंडबुक 9th एडिशन। तो डेट एंड टाइम को आप किस तरीके से लिखते हो थीसिस में अकॉर्डिंग टू द एमएलए 9th एडिशन। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन यूजिंग द मंथ डे ईयर स्टाइल इन प्रोज कॉमा मस्ट be placed after the year unless another punctuation mark follows। ठीक है, अगर तो आपका कोई सेंटेंस एक डेट पे खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वहां पे तो आप खाली क्या करोगे, लास्ट में आपका फुल स्टॉप ही आना है। ठीक है, पर अगर आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, आफ्टर द डेट के बाद भी अगर आप कोई चीज मेंशन कर रहे हैं, दिस इज हाउ वी विल राइट इट। फॉर एग्जांपल कि ऑन जुलाई 22 2025 कॉमा द मीटिंग वाज हेल्ड। ठीक है, इस तरीके से इट विल बी फॉलोड बाय द कॉमा। ठीक है, द सेकंड वन इज यूज कॉमन, अभी ये करेक्ट नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। यूज अ कॉमा बिटवीन मंथ एंड ईयर और बिटवीन सीजन एंड ईयर। कभी ऐसे नहीं होगा कि जैसे जुलाई है ना, जुलाई है, जुलाई के बाद 2025 डायरेक्टली आएगा, उसके बीच कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, सीजन है, मान लो मैं जुलाई की जगह यहाँ पे समर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, डायरेक्टली ईयर ही आएगा। तो ये क्या है, ये गलत है। डेकेड्स कैन बी रिटन आउट और एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरल्स। आप डेकेड्स को स्पेल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, आप डेकेड्स को स्पेल आउट भी कर सकते हो। यू कैन राइट द ट्वेंटीज, यू कैन राइट द ट्वेंटीज, और यू कैन ऑल्सो राइट द 1920s। ठीक है, मतलब ये 1920s भी आप लिख सकते हो, आप स्पेल आउट भी कर सकते हो, और आप इसे न्यूमेरल्स में भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। स्पेल आउट सेंचुरीज इन अपर केस, ऐसा नहीं होगा कि मैं 20s को पूरा अपर केस में ही लिखूंगा, नहीं। ठीक है, ये गलत है। न्यूमेरल्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट टाइम्स ऑफ द डे, जनरली यूज द 12 आवर्स क्लॉक सिस्टम इन प्रोज। हम 12 आवर का क्लॉक सिस्टम यूज करते हैं, 24 आवर्स का नहीं। 24 आवर्स आप जानते हैं, जहाँ पे 6 PM को हम क्या लिखते हैं, 18 लिखते हैं, नहीं। इसमें हम 6 PM ही लिखेंगे, हम 18 PM नहीं लिखेंगे, है ना, हम 18 नहीं लिखेंगे इसमें, है ना। तो इसमें 12 आवर्स क्लॉक का सिस्टम फॉलो होता है 9th एडिशन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और इसी समझ के साथ हमने अपने नेक्स्ट, अभी जो सेशन है हमारा दिसंबर का, उसके लिए हमने तैयारी करनी है। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं, ऐप पे क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आपको मैं कहूँगा दैट यू मस्ट गो फॉर इट। स्टार्ट योर प्रेपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स और कंसिस्टेंट रहिए। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आपको जेआरएफ करना है, 6 से 8 घंटे की प्रेपरेशन आपको चाहिए, और वो इस तरह की प्रेपरेशन होगी वे यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। कंटेंट आपके टेबल पे होना चाहिए, वो उसके बाद की 6 से 8 घंटे की मेहनत है। अगर इस 6 से 8 आवर्स आप दे पा रहे हैं और आपके पास कंटेंट भी नहीं है, उस 6 से 8 घंटे में तो आपके 3-4 घंटे उसे ढूंढने में निकल जाएंगे, कलेक्ट करने में चले जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आपका पहले 2 महीने तो बस उसमें कलेक्शन ही हो रही है चीज़ों की। आप देखे जा रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मुझे जो है एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये समझने में ही आपका आधे से ज़्यादा वक्त चला जाएगा। दैट इज़ वाई द क्लासेस एंड द स्टडी मटीरियल, है ना, बाय द एक्सपर्ट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो द type of results, and you know the number of results, my professor note has provided. So now, और ये आपका कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए फुल मोड पे। सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मटेरियल कलेक्शन अकॉर्डिंग टू हायरार्की गिवन बाय डेलिया
D'Souza, Correa and W.R. Owens in the Handbook of Literary Research। इसमें देखो 4 स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहले आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो कि ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं है। देन आप विजिट करते हो अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को। देन आप आइडेंटिफाई करते हो अगर वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, फिर आइडेंटिफाई योर नियरेस्ट मेजर रिसर्च लाइब्रेरी एंड देन विजिट दैट मेजर रिसर्च लाइब्रेरी। क्या है ये हमारा? सी है, बी है, ए है, डी है। सी है, बी है, ए है, डी है। सो दिस इज द करेक्ट वन। आई थिंक ये इजी एक सीक्वेंस ऑर्डर था जो आप समझ सकते थे। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कोर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड। जो हमारी रेफरेंस लिस्ट होती है एमएलए 9th एडिशन में, हम दो तरह की साइटेशन हमारी चलती है। एक है इन टेक्स्ट, ठीक है, जो टेक्स्ट के अंदर ही हम एक साइटेशन दे देते हैं। हम एक छोटा सा पार्ट इस पूरे के पूरे अपने रेफरेंस का वहां पे ऐड करते हैं, जस्ट फॉर द साइटेशन के, मतलब जस्ट फॉर द रेफरेंस के हमने यहाँ से इस चीज को साइट किया है। तो ये वर्क साइटेड की बात करते हैं, जो रेफरेंस लिस्ट हमारी आफ्टर द रिसर्च वर्क हम मेंशन करते हैं। सो इसमें 5 आपके कोर एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ऑथर, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने आपको। देन आता है टाइटल ऑफ द सोर्स, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। टाइटल ऑफ द सोर्स कई बार क्या होता है कि आपका मान लो कोई जर्नल में पेपर है, तो जो पेपर का नाम है आपका, जो भी XYZ पेपर का नाम है, ठीक है, वो आएगा। देन कंटेनर, जिसमें आपका वो पब्लिश हुआ है, ऑफ विच जर्नल इट इज अ पार्ट ऑफ। आपका यहाँ पे जर्नल का नाम आ गया ABC, ठीक है। अब उस जर्नल का कोई पब्लिशर है, तो फिर उसके बाद वो पब्लिशर आता है। ये आपका ऑक्सफोर्ड कम्युनिटी, ये आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रेस हो सकता है। देयर आफ्टर आपकी डेट फॉलो होती है। पर जो आपके बुक्स होते हैं वो तो इटसेल्फ आपके कंटेनर है। हाँ, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को आप रेफर कर रहे हो तो वो आपका टाइटल ऑफ सोर्स हो जाएगा। फिर टाइटल ऑफ कंटेनर आपका ये बुक आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका टाइटल ऑफ कंटेनर और बुक दोनों ही, क्योंकि बुक ही है, तो ये इसकी जगह हम टाइटल ऑफ सोर्स, टाइटल ऑफ कंटेनर आपका एक ही है ये, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो पहले हमारा ऑथर आता है, देन टाइटल ऑफ सोर्स एंड कंटेनर आता है, देन हमारा पब्लिशर आता है, और फिर पब्लिकेशन डेट आता है। ध्यान रखने वाली चीज ये है, the thing you need to keep in mind is that the place of the publication has been excluded from the MLA 9th edition। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम तीसरी रिसर्च की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ लिटरेरी रिसर्च। अब लिटरेचर में किस तरह की रिसर्च नहीं होती है? इजी टू पिक इसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती है, ये साइंस एंड सोशल साइंसेज में होती है। लिटरेचर पे तो हमारी बिब्लियोग्राफिकल, टेक्सचुअल, बायोग्राफिकल एंड इंटरप्रेटिव होती है, जिसपे हम बुक को इंटरप्रेट करते हैं। मोस्टली इंटरप्रेटिव ही रहती है, जहाँ पे हम एक थ्योरी को एक एंगल से, एक जो टेक्स्ट की स्टडी करते हैं, ऑथर की टेक्स्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है, और वो हमारी रिसर्च बनती है। जैसे कि कोई साइको एनालिटिकल स्टडी ऑफ दिस ऑथर, दैट ऑथर, इस तरीके से चलता है ना। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये बड़ा ही ऑब्सोलेट कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, क्योंकि ये जो लैटिन एब्रिविएशंस है हमारे, अब ये यूज नहीं होते हैं हमारे MLA 9th एडिशन में। ये है नहीं, इनको हटा दिया गया है। उसमें वो टाइम, ऑथर, ठीक है, ईयर, वो सारे रेफरेंसेस यूज होते हैं, है ना। फॉर से कि अगर कोई ऑथर है और सेम पेज मुझे साइट करना है, तो मैं कई बार पेज का ही नाम दे दिया करूंगा, है ना। अब बार बार मुझे ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एडवांस्ड हो गई है ये चीजें। So ADSEC means sequence, which means the and the following. Idiom means the same. Lococitato means in the place cited, and PESM means everywhere. इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, इवन दो अभी ये चीज ऑब्सोलेट होती है, बट स्टिल लेट मी गिव एग्जांपल्स। ADSEC and the following, क्योंकि पूछी जा रही है तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कि रेफरेंस कई बार क्या होता है कि आपने साइट किया किसी चीज को, और वो जो है, जो आपने रेफरेंस दिया है जिस चीज के लिए, जो चीज आपने साइट की है, दैट इज मेंशन्ड इन द 5 to 6 कॉन्जिक्यूटिव पेजेस। तो आप हर एक पेज को तो नहीं लिखोगे, आप स्टार्टिंग का पेज नंबर डालोगे, और फॉर रिमेनिंग पेजेस, जैसे कि आपके 25 से लेके मे बी 35 तक है, उसके लिए आप एट सेक लिख दोगे, है ना। जैसे कि ये है, which means 25 पेज आपने यहाँ दिया, एंड फॉलोइंग which is 25th, 26th, 27th। इसके लिए आप एटसेक लिखोगे, rather than writing all the names,
ऑल द नंबर्स ऑफ द पेजेस। इडियम का मतलब होता है सेम, मतलब सेम ऑथर। अगर आपने एक बार सिगमंड फ्रॉइड लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, अगर आपने एक बार, लेट मी चेक, ओके, अगर आपने एक बार किसी ऑथर का नाम लिख दिया तो आप नेक्स्ट टाइम उसे मेंशन नहीं करोगे, आप खाली इडियम ही लिखोगे, है ना, ऑथर का नाम मेंशन नहीं करोगे। देन नेक्स्ट इज लोकोसिटेटो इन द प्ले साइटेड, मतलब जिस चीज को पहले भी साइट कर चुके हैं आप। अगर आपने टीएस इलियट के सिलेक्टेड एसेज को साइट किया है एक बार, तो आप अगली बार इलियट लोकोसिटेटो ही लिखेंगे, लॉक पीरियड सेट ही लिखेंगे, आप पूरी की पूरी आप जो है आप पूरा का पूरा रेफरेंस नहीं लिखेंगे। पैसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, थ्रू आउट, यूज व्हेन रेफरेंसेस और मेंशंस अकर थ्रू आउट द टेक्स्ट। अब क्या होता है कि आपका जो आइडिया है वो आपने लिया है नॉट फ्रॉम ओनली वन पेज, वो इन्फ्लुएंस आया है फ्रॉम द एंटायर वर्क। ठीक है, अब जैसे एरिस्टोटल जो है ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं, नॉट ओनली इन अ वन पेज बट इन द एंटायर बुक ही इज मेंशनिंग दिस, लाइक थ्रू आउट दिस बुक ही इज डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ ट्रेजेडी। तो आप पैसिव लिखेंगे बिकॉज वो किसी एक पेज पे नहीं है, दैट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्क। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज होता था, पर आर ये यूज में नहीं है चीजें। फिर आती है क्वेश्चन लास्ट हमारा, फिर आता है which bibliography is concerned with the close analysis of individual copies of books in the light of our knowledge of how books were produced in literary research। बिब्लियोग्राफी के बारे में हमें समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो, एक बिब्लियोग्राफी होती है आपकी लिस्ट ऑफ वर्क्स। ठीक है, ये रेफरेंस लिस्ट होती है हमारी, जो हम लास्ट में जो है मेंशन करते हैं अपने रिसर्च वर्क के, कि हमें हमने इन इन वर्क्स को जो है कंसल्ट किया है ना, ड्यूरिंग दिस रिसर्च। एक आपका होता है द स्टडी ऑफ फील्ड आउट बुक्स, जो कंसर्न्ड है अबाउट द बुक्स। ठीक है, कि आपकी बुक्स क्या हैं, उसके फिजिकल डिटेल्स के बारे में, इसे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, पेज क्या है, फॉन्ट्स क्या है, इसकी बाइंडिंग कैसे हुई है, प्रिंटिंग कैसे हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में जहाँ पे मैं डिस्कस होता है, वो भी आपका बिब्लियोग्राफी में आता है। तो दो तरह के मतलब होते हैं। दे आर सेइंग कि कौन सी बिब्लियोग्राफी कंसर्न्ड है विद द क्लोज एनालिसिस, क्लोजली कौन सी इंडिविजुअल कॉपी ऑफ बुक्स को स्टडी करती है इन द लाइट ऑफ अवर नॉलेज ऑफ हाउ बुक्स वर प्रोड्यूस इन द लिटरेरी रिसर्च, कि लिटरेरी रिसर्च में बुक्स कैसे प्रोड्यूस होती है, क्लोजली कौन स्टडी करता है एक एक कॉपी को। इसमें आपने कोई एक बुक पब्लिश की, तो मैं उसकी हर एक कॉपी को स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें देख रहा हूँ कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया गया, इसमें जो है इसमें किस तरह का पेज यूज किया गया है, इसमें प्रिंटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है, इसमें इसमें टेक्स्ट कैसा यूज किया गया है, फॉन्ट कैसा यूज किया गया है। इनका मानना है कि ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये किस तरह के कल्चर से आती हैं। ठीक है, एज अ कल्चर ऑब्जेक्ट भी स्टेब्लिश करने में ये रोल प्ले करती है, ये बिब्लियोग्राफी, कि अच्छा उस वक्त ऐसा पेज यूज होता था, इस तरह का लिखते थे, है ना, और इसकी प्रोडक्शन कैसे हुई है। इन सभी चीजों को स्टडी किया जाता है आपका एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में। ठीक है, ये इसके पूरे प्रोडक्शन को स्टडी करता है, देखता है कि ये, और इसमें से ये बताने के लिए पड़ता है कि इससे हमें पता चलता है कि सबसे ऑथेंटिकेटेड एडिशन कौन सा है। अगर किसी एडिशन में इस तरह की राइटिंग हुई है तो वो सही नहीं है, इस तरह की प्रिंटिंग है तो ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द लेजिबल वन। इसमें ये चीज हमारी हेल्प करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपको पता है कि इसमें खाली फिजिकलिटी के बारे में ही बात की जाती है, ओनली द फिजिकल डिटेल्स ऑफ द बुक। इन्यूमरेटिव एक कैटलॉग लिस्ट होती है, और हिस्टोरिकल तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री उस बुक की क्या रही है उसके बारे में। तो एनालिटिकल इज द राइट वन। आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स द मोस्ट। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, आगे बहुत धक्के खाने वाले हो। तो सोच समझ के हर चीज़ों को रिलेट करके गुड एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। और इस एग्जाम में मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपका टारगेट JRF हो। अरे नेट तो फिर आसानी से हो ही जाएगा। ठीक है, प्रेपरेशन शुरू कर दो। आपके पास माय प्रोफेसर का स्टडी मटेरियल एंड क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड मेंटरशिप जरूर होना चाहिए। इफ यू आर कंफ्यूज, डू नॉट नो हाउ टू गेट थ्रू दिस एग्जाम, ओके, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, किन किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप मुझे नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, मैं किस तरीके से आप लोगों के लिए वो वर्क्स लेके आऊंगा। सो प्लीज डू मेंशन, ओपन अप योर माउथ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।